हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पार्ट 3 है। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज पढ़ेंगे, सिडको साइकॉप के बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ेंगे जो है लाइवलीहुड जनरेशन स्कीम जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, जैसे हौसला, तेजस्विनी वगैरह। और फाइनली फिर हम इस वीडियो में सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है? ये किसी स्टेट, कंट्री या यूटी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यह बताया जाता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि उस स्टेट, कंट्री या जो भी यूटी है उसकी गवर्नमेंट जो है वो कौन से स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स, कौन से लॉन्ग टर्म एफर्ट्स, कौन से प्लान, कौन से तरीके इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे क्या हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ हो, उसमें डेवलपमेंट हो, ताकि पूरी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो और पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ हो। समझ आ रही है आपको? मतलब इसमें कि हम अगले 10 साल के लिए, जैसे अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 जो है वो पूरे 10 साल चलेगी 2030 तक, है ना? तो इस 10 सालों में गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है, जिसकी वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर का इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें ग्रोथ हो। कौन सी स्कीम्स, कौन से प्लान्स, कौन से तरीके, कहां कहां पे कौन सी चीजें बनाने वाली है, वो इसमें लिखा होता है। ठीक है, ताकि फिर जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हो तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। तो जम्मू कश्मीर के केस में जो सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई थी वो की गई थी 1995 में, उसके बाद दूसरी 1998 में। लेकिन कंप्रीहेंसिव पॉलिसीज जो थी, ऑल एनकम्पासिंग पॉलिसीज, मतलब जिनमें हर एक सेक्टर का ख्याल रखा गया हो, हर एक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ उसमें हो, कोई ना कोई प्लान हो, कोई ना कोई स्कीम हो, वो पॉलिसीज बनाई गई थी 2004 में और 2016 में। और जो लेटेस्ट बनाई गई है वो है जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021, जो कब से इफेक्टिव होने वाली है? जो 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव होगी, मतलब तब से ये लागू हो जाएगी। और इसका एम क्या है? देखिए, इसका एम है क्रिएटिंग ए कंड्यूसिव इकोसिस्टम। कंड्यूसिव इकोसिस्टम मतलब ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा इकोसिस्टम जहां पे किसी चीज की ग्रोथ को मदद मिले, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पे इंडस्ट्री की ग्रोथ को मदद मिले जम्मू एंड कश्मीर में, है ना? और उसकी वजह से क्या होगा कि अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन फोकस सेक्टर्स, मतलब जो भी फोकस सेक्टर्स हैं, कौन कौन से फोकस सेक्टर्स हैं वो हम आगे देखेंगे। तो उनमें इन्वेस्टमेंट करें लोग, जम्मू एंड कश्मीर के भी और बाहर के लोग भी अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि ऐसे एवेन्यूज बनाए ताकि लोग वहां पे इन्वेस्ट करने को अच्छा समझे, उनको प्रॉफिटेबल वो लगे, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए कि सस्टेनेबल, इक्विटेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। सस्टेनेबल के 2 मीनिंग होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। एक तो एनवायरनमेंट के रिलेटेड होता है, दूसरा होता है कि एक सस्टेनेबल इनकम चले लोगों के लिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। मतलब सस्टेनेबल का मतलब यहां पे जो लॉन्ग टर्म तक चले, जो काफी देर तक चले। ठीक है, यहां पे सस्टेनेबल का मतलब यही है। यहां पे सस्टेनेबल का मतलब एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि आगे इन्होंने फिर क्यों लिखना था एनवायरनमेंट फ्रेंडली, है ना? तो यहां पे इस कंटेक्स्ट में सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि जो यहां पे डेवलपमेंट हो इंडस्ट्री की वो सस्टेनेबल हो, वो बहुत देर तक चलती रहे। ये नहीं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल इंडस्ट्री अच्छी चले उसके बाद फिर डूब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल, उसके बाद इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब जम्मू एंड कश्मीर के जो भी लोग हैं उनको बराबरी के मौके मिले यहां पे। उसके बाद एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो हमें पता ही है, पोल्यूशन ना करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हर एक रीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी ना किसी लेवल की हो जाए। और उसकी वजह से क्या चाहती है कि गवर्नमेंट क्या हो? क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बने, इनकम जनरेशन, इनकम जनरेट हो, और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रीजन, और पूरे जम्मू एंड कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए। ठीक, यहां पे आप 2 इंपॉर्टेंट चीजें और देख सकते हैं। यह है स्लोगन इस पॉलिसी का और यहां पे है विजन। तो यहां पे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एम्स क्या हैं? टू अट्रैक्ट सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन फोकस सेक्टर्स। फोकस सेक्टर कौन कौन से हम आगे देखेंगे। तो उनमें सब्सटेंशियल मतलब होता है काफी मिकदार में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। उसके बाद क्रिएशन ऑफ जॉब्स फॉर यूथ,
उसके बाद प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रीजन है तो वहाँ की भी डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा क्या होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट हो वो इक्विटेबल हो, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी बैकवर्ड रीजन को भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा इसका। उसके बाद मैक्सिमाइजिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालें, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालें। तो हमारे पास जितने फिलहाल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो उनको पहले ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा कि उनसे मैक्सिमाइज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो जाए। उसके बाद क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। इसका मतलब क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है। देखिए, कोई एक मैन्युफैक्चरर है ना, उसमें बैकवर्ड लिंकेज का मतलब क्या है कि जब वो अपने सप्लायर के साथ, मतलब जो उसको रॉ मटेरियल देता है उसके साथ उसके अच्छे लिंक्स हों, वो हो गया बैकवर्ड लिंकेज। और फॉरवर्ड लिंकेज मतलब जो उसका होलसेलर हो, जो उससे सामान खरीद के मार्केट में बेचता है, या कस्टमर के साथ अच्छे लिंक हो, उसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड लिंकेज। तो अगर ये लिंकेज अच्छी हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी हो, तब जाके सारा जो ये भी पूरा एरिया होता है, पूरा इंडस्ट्रियल का जो सेक्टर होता है उसमें डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हार्नेसिंग द स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ पीपल एंड अशरिंग प्रॉस्पेरिटी इन एवरी हाउस होल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद टू नर्चर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, मतलब जो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनको नर्चर किया जाए, उनको वापस रिवाइव किया जाए। तो ये जो पॉलिसी है इसकी ड्यूरेशन 10 साल है, अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं की। अगर उसके बाद भी एक्सटेंड की तो जहां तक की तो वहां तक चलती रहेगी। फिलहाल जो है वो 10 साल है। और इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ है कि पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल जोन आइडेंटिफाई किए गए हैं। क्यों? ताकि हर एक जोन में जो हो वो इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए और इक्विटेबल ग्रोथ पूरे जम्मू एंड कश्मीर की हो, है ना। तो ये जो इंडस्ट्रियल जोन है ये ब्लॉक लेवल और म्युनिसिपैलिटी लेवल पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स जो थे वो देखे गए हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लोकेशन ऑफ द प्रपोज्ड जोन और लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब वहां पे गांव है कि शहर है, अगर टाउन जैसा है तो कितनी अर्बनाइजेशन है वहां पे, ऐसी चीजों को देखा गया है। और उसके बाद क्या किया गया है कि इन जोन्स को जोन ए और जोन बी में डिवाइड किया गया है। जो जोन ए वाले हैं वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ठीक ठाक है, वहां पे अर्बनाइजेशन ठीक ठाक है, और बाकी जो जोन्स हैं जोन बी वाले वहां पे बैकवर्डनेस है, वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है, वहां पे अर्बनाइजेशन ज्यादा नहीं है। तो सैंपल के लिए मैं दिखाऊंगा आपको कि ये देखिए आप, ये जो हैं ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे जोन दिखाए गए हैं। पूरी लिस्ट थी लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा काट के यहाँ पे दिखाया है। आपको पूरी लिस्ट दिखाना पॉसिबल नहीं है, 292 जोन्स हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस पॉलिसी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम डोडा में देखेंगे तो जोन ए में, मतलब जहां पे इंडस्ट्री ठीक ठाक है वैसा कोई एरिया है ही नहीं, है ना, सारे जोन बी में आ रहे हैं। वैसे अगर हम जम्मू की बात करें तो यहां पे जोन ए में भी कुछ एरियाज हैं और जोन बी है जो पिछड़े हुए एरियाज है, जहां पे इंडस्ट्री के एंगल से ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ज्यादा अर्बनाइजेशन नहीं है। ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट के जोन्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। यहां पे हमने ब्रीफली इनको इंक्लूड किया है और कुछ ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को इंक्लूड किया है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो जो भी आप इस वीडियो में पॉलिसी पढ़ेंगे उसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली जो चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज, वो होती है लैंड। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट, वो चाहती है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल लैंड बैंक बनाए जाएं। इसका मतलब क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब होता है बेस्ट। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो बेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, अगर आप कोई और चीज की बात करोगे तो बेस्ट होता है, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट होती है बेस्ट चीज को इस्तेमाल करके। इंडस्ट्रियल लैंड बैंक बनाए जाएंगे, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास जो अभी लैंड है और गवर्नमेंट जो है वो और लैंड खरीदेगी, फिर क्या करेगी कि जो बिजनेस यहाँ के होंगे या बाहर के जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उनको लैंड की तो जरूरत होगी, तो फिर उनको लैंड जो होगी वो अलॉट करेगी, उनको दे देगी लीज वगैरह पे, ठीक है। तो ये जो अलॉटमेंट ऑफ लैंड होगी ये किसके तहत होगी, इसके लिए भी एक अलग से पॉलिसी जो है वो बनाई गई है, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021। यहां पे मुझे अलॉटमेंट लिखना भूल गया है, ठीक है। तो इसके तहत जो है वो लैंड अलॉट होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट और पार्क्स बनाए जाएंगे जो किस पे बेस्ड होंगे, रेडी टू ऑक्यूपाई मॉडल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट।
मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट और पार्क का मतलब क्या है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया कि इंडस्ट्रियल एस्टेट या पार्क कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे सिर्फ इंडस्ट्रीज होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो भी उन्हीं के लिए बना होता है, सर्विसेज वगैरह जो वहां पे होती हैं वो भी उन्हीं के लिए होती हैं। तो ऐसे पार्क्स, एस्टेट्स बनाए जाएंगे जो रेडी टू ऑक्यूपाई मॉडल पे बनेंगे। मतलब जो भी बिजनेस यहां पे इन्वेस्ट करना चाहेगा उसको अपनी नई फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही गवर्नमेंट ने बना के रखे होंगे, वो सीधा ऑक्यूपाई करेंगे उसको, या तो लीज पे लेंगे या तो कैसे लेंगे, लेकिन रेडी टू ऑक्यूपाई मॉडल होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, और वो भी कैसे बनाए जाएंगे, विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे उसमें क्या क्या होगा, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, उसमें लॉजिस्टिक पार्क्स एटसेट्रा बनाए जाएंगे ताकि इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट किया जाए। उसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट को भी डेवलप किया जाएगा। ये इसलिए डेवलप किया जाएगा ताकि प्राइवेट जो होते हैं वो किस लिए काम करते हैं, प्राइवेट लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ना, तो वो फिर आपस में कंपटीशन भी कर सकते हैं और जो उनसे प्रोडक्ट फिर निकलता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो हर एक बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो इसलिए प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को भी मतलब बढ़ावा दिया जाएगा, और उसके लिए भी एक अलग से पॉलिसी बनाई गई है। उसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी 2021। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी प्रमोटेड बाय लिवरेजिंग डिस्ट्रिक्ट एज अ हब स्कीम। डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब क्या है, ये एक स्कीम है सेंटर की, जिससे क्या किया जाता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि उस डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, और ऑब्वियसली उससे डेवलपमेंट हो, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इनकम जनरेशन हो एटसेट्रा। तो यहां पे भी ऐसा ही किया जाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा इसी स्कीम को इस्तेमाल करके। उसके बाद क्या किया जाएगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये हमें पता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, और दूसरा क्या है, मिनिमम रेगुलेशन, मैक्सिमम फैसिलिटेशन एंड डिजिटल इंटरवेंशन। इस एस्पेक्ट के तहत गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि गवर्नमेंट चाहती है वो एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करे, ना कि रेगुलेटर की तरह। जो रेगुलेशंस होती है ना वो हमेशा हार्श होती हैं, लेकिन जो फैसिलिटेटर होते हैं वो काम को आसान करने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या बनना चाहती है, वो एक फैसिलिटेटर बनना चाहती है। वो ये नहीं चाहती है कि वो रेगुलेट करे बल्कि फैसिलिटेट करे, ठीक। और उसके लिए एक और चीज बनाई गई है, क्या है, सिंगल विंडो पोर्टल। मतलब जो भी लाइसेंस, जो भी सर्विस, जो भी कंसेंट, जो भी परमिशन आपको चाहिए वो आपको एक ही जगह से मिलेगी, यानी आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में धक्के खाने पड़ेंगे, ठीक है। और यहां पे हमने पढ़ा डिजिटल इंटरवेंशन, उसमें क्या है कि ब्लॉकचेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस जो है गवर्नमेंट की वो आसान हो जाए। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विल बी एनकरेज्ड थ्रू सेटिंग अप ऑफ ग्रीन इंडस्ट्रीज, एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज वगैरह। अब इसका मतलब तो आपको पता ही है, ग्रीन इंडस्ट्रीज मतलब जो बहुत ही कम जो है पोल्यूशन करती हैं, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज भी वही होती हैं। उसके बाद जो गाइडलाइंस दी गई है ना एमएसएमईज या बाकी जो बिजनेसेस हैं उनको रिवाइव करने के लिए, सिक जो एमएसएमईज हैं, सिक एमएसएमईज मतलब तो आपको पता ही है पहले क्या होता है। एमएसएमईज का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इनकी मैंने डेफिनेशन आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझाई है, वहां पे आप देख सकते हैं। और सिक का मतलब क्या है, सिक होने की एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है, लेकिन यहां पे मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिक समझ लो आप जो बहुत सालों से नुकसान ही हो रहा है किसी बिजनेस का, उसको बोलेंगे हम सिक बिजनेस। तो उनको रिवाइव कैसे करें, उनको रिहेबिलिटेट कैसे करें, उसके लिए दो तरीके की हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं वो हैं। एक इशू की है एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज, उन्होंने दूसरी इशू की है आरबीआई ने। तो उनको दोनों को इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर में सिक एमएसएमईज हैं उनको रिवाइव किया जाए, ठीक है। और हमने देखा था पीछे कि फोकस सेक्टर जो हैं जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, उन पे ज्यादा थ्रस्ट रखा जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कौन कौन से फोकस सेक्टर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी एंड आईटीईएस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ये जो हैं फोकस सेक्टर ये हैं, टोटल हैं 15। और ये जो 16वां ये कोई फोकस सेक्टर नहीं है, बल्कि इसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट जब कोई और फोकस सेक्टर को
नोटिफाई करेगी तो वो भी इनमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, टोटल 15 हैं। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखना कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस नहीं है, बल्कि कुछ सर्विस सेक्टर के जो सेक्टर्स हैं उन पे भी फोकस है। आप यहां पे देख सकते हैं आईटी एंड आईटीईएस, ये तो एक सर्विस सेक्टर है। यहां पे देखिए आप टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, ये भी एक सर्विस सेक्टर है। फिल्म टूरिज्म, ये भी सर्विस सेक्टर है ना। मतलब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये सिर्फ इंडस्ट्रीज पे, जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं कर रही है, बल्कि इसमें फोकस सेक्टर जो है वो कुछ सर्विस सेक्टर भी हैं। मतलब ये सर्विसेज में भी अपना योगदान देगी। क्लियर है यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं अब हम यहां पे देख सकते हैं कि कुछ इंसेंटिव्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में अपना इंडस्ट्रियल यूनिट खोलना चाहते हो। इनको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ये आप खुद देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे उतना ज़्यादा समझाने की कोई बात नहीं है। लेकिन 2 बातें मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा कि ये जो इंसेंटिव्स हैं ये सिर्फ उनको नहीं मिलेंगे कि जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल यूनिट खोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, बल्कि सर्विस सेक्टर के रिलेटेड भी जो तीसरा सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में, उसके रिलेटेड भी अगर कोई यूनिट खोलना चाहते हो आप, तो आप इन इंसेंटिव्स का फायदा ले सकते हो। जैसे हमने पीछे भी देखा, आईटी और आईटीईएस, फिल्म टूरिज्म, अगर ऐसी चीजों में आप कोई यूनिट खोलना चाहते हो और आप एलिजिबल हो तो आप इन इंसेंटिव्स का फायदा ले सकते हो। दूसरी बात यहां पे है एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन एलिजिबल है। आप देखिए यहां पे 2 लिस्ट्स हैं। यह है पॉजिटिव लिस्ट फॉर सर्विस सेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसेंटिव्स अभी हमने देखे ना, वो इंसेंटिव्स आपको सिर्फ तभी मिलेंगे जब आप इन सारे जो ये पॉजिटिव लिस्ट में चीजें दी हुई हैं उनके रिलेटेड कोई यूनिट खोलते हो। ठीक है, यह है पॉजिटिव लिस्ट और ये सर्विस सेक्टर की बात है। दूसरी है यहां पे नेगेटिव लिस्ट और ये इंडस्ट्रीज की बात है। मतलब जो भी यहां पे दिया गया है ना यूनिट, जो भी यहां पे चीजें दी हुई हैं, इनके अलावा आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज के रिलेटेड इंडस्ट्री का यूनिट खोलो, आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर इनके रिलेटेड आपने खोला तो इस पॉलिसी के तहत आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। समझ आ रही है आपको? यह है नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, और इंडस्ट्रीज के रिलेटेड, मतलब आपको इनमें नहीं खोलना है। अगर आपको इस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव चाहिए, इनके अलावा कोई खोलो। और अगर सर्विस की बात होती है तो सिर्फ इनके रिलेटेड खोलो, इनके अलावा जो भी आप खोलोगे उनमें आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, एज पर जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021। समझ आ गया आपको? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2021। ये जो स्कीम है हम देख सकते हैं कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब क्या है कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसकी फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और जिसको इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। एक और स्कीम होती है जैसे होते हैं स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि जिसमें स्टेट या यूटी जो भी है और सेंटर दोनों मिलके फंडिंग करते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये नोटिफाई कब की गई? ये 19 फरवरी 2021 को नोटिफाई की गई। और ये किसने नोटिफाई की गई? सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और किस लिए इंप्लीमेंट की गई? इसका एम क्या है? to bring about radical transformation in existing industrial ecosystem of जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी का जो पाया जाता है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रेजेंट है, उसमें रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बिल्कुल ही टोटली चेंज कर देना, ऐसी चेंज जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हो, है ना। तो ऐसी चेंज इसमें लाना किस लिए? ताकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नेशनली कंपीट कर सके बाकी स्टेट्स और बाकी यूटीज के साथ। समझ आ रही है आपको? ये जो स्कीम है इसका पूरा एक नेशनल एजेंडा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ऐसे चेंज किया जाए कि वो पूरे इंडिया के साथ, मतलब जो भी स्टेट्स और यूटीज हैं उनके साथ कंपीट करने के लायक बन जाए। समझ आ रही है आपको? जो हमने देखा पीछे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो जम्मू एंड कश्मीर की है, उसका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि नेशनल लेवल पे वो देखे, वो अपने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर के मसलों को हल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है ये पूरे इंडिया के साथ, मतलब पूरे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स और यूटीज हैं उनके साथ जम्मू एंड कश्मीर को कंपीट कराना चाहता है। समझ आई? और इसका एम क्या है दूसरा? टू गिव फ्रेश थ्रस्ट टू इंडस्ट्री एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब सर्विसेज और इंडस्ट्रीज से जो डेवलपमेंट होती है
उसको एक नया रास्ता मिले, उसको नया पुश मिले, उसको नया थ्रस्ट मिले जम्मू एंड कश्मीर के केस में। किस लिए? ताकि जॉब क्रिएशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो बाय अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट एंड नर्चरिंग एग्जिस्टिंग वन। मतलब नई इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट किया जाएगा और जो अभी है यहां पे बिजनेसेस हैं, जो भी हैं इन्वेस्टमेंट, उसको नर्चर किया जाएगा, उसको अच्छे से संभाला जाएगा और अच्छे जगहों पे लगाया जाएगा। तो इस स्कीम की ड्यूरेशन क्या है? ये स्कीम चलेगी 2021 से 2037 तक और टोटल फाइनेंशियल आउटले मतलब इस स्कीम का बजट कितना है? 28,400 करोड़ रुपीस। और इसमें 4 तरीके के इंसेंटिव जो हैं वो मिलते हैं। जो भी यहां पे बिजनेस खोलना चाहेगा वो सर्विस सेक्टर में खोले या फिर वो इंडस्ट्री में खोले। यहां पे भी देखो, यहां पे भी दोनों है, सर्विस भी और इंडस्ट्री भी, है ना। टू गिव फ्रेश थ्रस्ट टू इंडस्ट्री एज वेल एज सर्विस लेड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझ आया आपको? तो यहां पे 4 तरीके के इंसेंटिव मिलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव मतलब क्या है? जो भी आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, मतलब आपको जो भी लैंड खरीदनी होगी, जो भी आपने मशीनरी खरीदनी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स वगैरह, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं उनको खरीदने में लगता है, उन पे आपको इंसेंटिव मिलेंगे। क्या मतलब हो सकता है कि सब्सिडीज मिलेंगी। उसके बाद कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, जो भी आपने कैपिटल लगाई है और वो कैपिटल जो है वो आपने फाइनेंस की है, लोन लिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट देनी पड़ रही है आपको, उसमें कमी की जाएगी, उसमें आपको सब्सिडी मिल सकती है। मतलब अगर 10% टोटल इंटरेस्ट है तो 5% आप दोगे, 5% गवर्नमेंट देगी, ऐसा हो सकता है। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है, मैंने पहले भी बोला कि हर एक स्कीम का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव। जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव मतलब कि जब भी आपने टैक्स दिया उसकी रिबेट मिल सकती है, टैक्स कम लगाया जा सकता है ना, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन। वर्किंग कैपिटल क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है। ये डे टू डे बिजनेस चलाने के काम जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये है एक लेमैन डेफिनेशन। लेकिन अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखोगे कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज जब आप करोगे, जो आपके पास बचेगा वो होती है वर्किंग कैपिटल। तो उसको वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए आपने लोन लिया होगा, तो उस पर जो इंटरेस्ट होगी उसमें भी कमी हो जाएगी, उस पर भी आपको सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 और जो 2030 तक चलेगी, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको पीछे भी कहा कि बिजनेस के हर एक फील्ड में प्राइवेट प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी होता है। गवर्नमेंट जो होती है वो फॉर द प्रॉफिट काम नहीं करती है, वो लोगों को वेलफेयर देने के लिए और लोगों को सर्विस देने के लिए काम करती है। उससे अगर प्रॉफिट हो गया वो अलग बात है, लेकिन मेन काम जो होता है वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो हमें बेस्ट सर्विस भी नहीं दे पाती है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज यहां पे काम आती हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपस में कंपीट करती हैं, है ना। और आपस में जब कंपीट करती हैं तो कंपटीशन की वजह से जो फायदा होता है वो सबसे ज्यादा फायदा कस्टमर का होता है और उसके बाद पूरी इकोनॉमी का होता है। और हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन की कितनी कमी है, प्राइवेट सेक्टर की कितनी कमी है, उसकी वजह से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम हो जाती हैं। तो उसी को सोच के ये पॉलिसी बनाई गई है। जो पीछे पॉलिसीज आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, उनमें बेसिक मैकेनिज्म तो था कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट जम्मू कश्मीर में बनाए जाएं, लेकिन डिजायर्ड आउटकम उससे नहीं मिला। तो इसीलिए यह जरूरी हो गया कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट लार्ज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर ए डिटेल्ड फ्रेमवर्क वाज नेसेसरी टू डेवलप प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उसी की वजह से ये जो पॉलिसी है ये अनाउंस की गई। और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? To provide efficient, transparent mechanism for development of industrial infrastructure in private sector in time-bound manner। मतलब प्राइवेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो लेकिन टाइम बाउंड मैनर में, वरना आपको पता है कि यहां पे क्या हालत हो जाती है, सालों साल हो जाते हैं, हमें दिखता कुछ नहीं। उसके बाद टू एनकरेज, प्रमोट एंड फैसिलिटेट मोर इन्वेस्टमेंट इन एंटरप्राइजेज एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिव वाइब्रेंट बिजनेस एनवायरमेंट। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। उसके बाद टू एनेबल एनवायरमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। टू मूव मोर स्पीडली टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स रोल फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर एंड फ्रॉम परफॉर्मर टू एनेबलर, ठीक है। एंड टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क्स। मतलब सेक्टर, किस सेक्टर के लिए कैसा पार्क चाहिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, ठीक है। आपको समझ आ गया?
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत आपको कौन कौन से इंसेंटिव मिल सकते हैं अगर आप उसमें काम करना चाहते हैं। तो मैं इनको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि इनमें ज़्यादा समझाने की कोई बात होती नहीं है, तो आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और साइकॉप के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइकॉप के बारे में। और ये जो साइकॉप है ये कब इनकॉर्पोरेट हुई, कब एग्जिस्टेंस में आई, कब रजिस्टर हुई, नवंबर 28, 1975 में। और ये एक फुली ओन्ड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इसका मतलब कि इसके जितने भी शेयर्स हैं वो सारे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पास हैं। इसको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट पूरी तरह ओन करता है और इसको रजिस्टर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत कराया गया था। 1975 में ऑब्वियसली जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था वो ही चलता था, लेकिन 2013 में इस एक्ट को रिप्लेस किया गया और फिर लागू किया गया इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो हम बोल सकते हैं कि साइकॉप जो है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही रजिस्टर्ड है। साइकॉप जो है उसकी शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 100 करोड़। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आप शेयर बेच के कितनी कैपिटल उठा सकते हो, कितनी कैपिटल ले सकते हो और खुद में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मैक्सिमम जो शेयर बेच के कैपिटल ले सकती है वो है 100 करोड़ और पेड अप कैपिटल इसका है 89.91 करोड़। मतलब इसने इतने शेयर बेचे हैं और उन शेयरों का पैसा कितना आया है इसके पास, उन शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा दे दिया है इस साइकॉप को। मतलब गवर्नमेंट ही है यहाँ पे शेयर होल्डर, तो गवर्नमेंट ने कितना पैसा दे दिया है इसको, वो है 89.91 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है साइकॉप का? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है ये मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में समझाया है। जल्दी जल्दी यहां पे मैं बता देता हूं कि 4 टाइप्स के यूनिट होते हैं ना, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको हम अलग रखते हैं, और लार्ज एंटरप्राइजेस उनको हम अलग रखते हैं, है ना। तो ये जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इनमें से जब आप मीडियम निकाल दोगे फिर बचता है माइक्रो और स्मॉल। ये जो माइक्रो और स्मॉल है इनको मिला के बोला जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। समझ आया? तो इसका मतलब है कि साइकॉप के डोमेन के अंदर साइकॉप जो काम करता है वो सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स को लेके करता है, माइक्रो और स्मॉल, जिनको बोला जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उनके प्रमोशन और डेवलपमेंट का ये काम करता है। ठीक है, तो साइकॉप के फंक्शन क्या क्या हैं जल्दी जल्दी हम देखते हैं। टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन फॉर्म ऑफ डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट फॉर एसएसआईज। मतलब इसका काम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दी जाए एसएसआईज को इन फॉर्म ऑफ डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। मतलब ये इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करे, है ना। इंडस्ट्रियल एस्टेट का मतलब मैं 2-3 बार बोल चुका हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि साइकॉप अभी 44 इंडस्ट्रियल एस्टेट को मैनेज करती हैं। उनमें से मेजॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर में है और कुछ लद्दाख यूटी में भी हैं, जिनका टोटल एरिया कितना बनता है 7455 कनाल्स। उसके बाद टू प्रोवाइड मार्केट कवर टू प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय लोकल इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब मार्केटिंग सपोर्ट भी मिले, जो भी लोकल इंडस्ट्री से बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट उसको। उसके बाद टू प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। रॉ मटेरियल भी ये दे सकती है। उसके बाद टू अंडरटेक वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स, जिनको कहा जाता है डिपॉजिट वर्क्स। ठीक है, उसके बाद टू प्रोवाइड टेस्टिंग फैसिलिटी टू प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय लोकल इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो लोकल इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनते हैं उनकी टेस्टिंग भी ये कराती है। उसके बाद ये फिर आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, मतलब डिजिटल सर्विसेज, इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को भी। यहां पे देखिए आपकी साइकॉप जो है ये प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसको कोई भी पैसा गवर्नमेंट से नहीं आता है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट इसने शेयर बेचे हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे बजटरी सपोर्ट इसको कोई नहीं आती। हर साल गवर्नमेंट से इसको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, इसको खुद अपना पैसा जो प्रॉफिट से आता है वो वापस बिजनेस में लगाना होता है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करें तो 3rd क्वार्टर के एंड तक इसका जो टर्नओवर था वो कितना था 507 करोड़, लेकिन पूरे साल का टारगेट कितना था 700 करोड़। अब ये थोड़ी पुरानी इंफॉर्मेशन है, नई इंफॉर्मेशन मुझे इसके लिए कोई नहीं मिली, लेकिन यहां से अंदाजा लगता है कि कितना इसका रेवेन्यू वगैरह आता है। ठीक है, और जो बाकी काम एक्टिविटी जो परफॉर्म करती है साइकॉप वो कौन कौन से हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, और उसके बाद
providing meaningful support to small scale industry to assist them in marketing their end product. उसके बाद procurement and sale of raw material to MSMEs. ये MSMEs को raw material भी सेल करती है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह वो होती हैं वो ये देता है SSIs को. ठीक है, तो यहां पे हमने पढ़ा साइकॉप. अब हम आगे बढ़ेंगे और सिडको पढ़ेंगे. अब है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको सिडको बोला जाता है. और सिडको जो है ये इनकॉर्पोरेट, ये रजिस्टर कब हुआ? मार्च 1969 में. और ये भी एक फुली ओन्ड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है. इसके सारे शेयर्स भी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पास ही हैं. और ये भी ऑब्वियसली पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर हुई, जो फिर रिप्लेस हो गया विद इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. क्या आपको ये जो लिमिटेड लिखा है ना यहाँ पे, या कंपनीज वगैरह नाम के साथ लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, या कभी कभी सीधा लिमिटेड लिखा होता है, क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. अगर नहीं पता है और जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं इस पे शॉर्ट बना सकता हूं छोटा सा. ठीक है, तो ये जो सिडको है इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? सिर्फ 20 करोड़. और पेड अप कैपिटल है इसकी 17.64 करोड़ रुपीस. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. देखिए पीछे हमने क्या देखा कि जो साइकॉप था उसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ SSIs. और SSIs में क्या आता है? माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. ठीक, और जो मीडियम और लार्ज आई उनको संभालता है सिडको. तो इसके फंक्शंस क्या हैं? टू फैसिलिटेट सेटिंग अप ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. मतलब अगर कोई मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो उसको फैसिलिटेट करे, उसकी मदद करे. उसके बाद टू क्रिएट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल पार्क, फूड, IT, फार्मा पार्क्स एटसेट्रा. जैसे उसका भी है साइकॉप का, लेकिन SSIs के लिए. उसके बाद टू प्रोवाइड लैंड एट सब्सिडाइज्ड कॉस्ट टू एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप देयर इंडस्ट्रियल यूनिट्स. अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई अपना नया बिजनेस खोलना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, तो उसको जो लैंड मिलेगी वो सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे मिलेगी. मतलब उसका कुछ पैसा सिडको प्रोवाइड करेगी. ये भी एक इसका फंक्शन है. उसके बाद एग्जीक्यूट डिपॉजिट वर्क पर्टेनिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ यूटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PSUs, ऑटोनॉमस बॉडीज एटसेट्रा. ठीक, तो सिडको इज नोडल एजेंसी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन द यूटी. ये हमने देख लिया पहले. उसके बाद इट हैज एक्टेड एज प्राइम मूवर इन द यूटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स एंड दस प्लेइंग ए रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर. ये एक इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है. कोई एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं. ये एक इंस्टीट्यूशन है लेकिन एक एंटरप्रेन्योर का काम करता है, तो इसको एक लेबल दिया गया है इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर. और उसके बाद जो मेन एक्टिविटीज है जो जेके सिडको करती है वो कौन कौन सी है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स. उसके बाद प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैन्युफैक्चरर्स of consumer products who are in highly competitive market in promoting brand within and outside UT. मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें बहुत कंपटीशन है, तो ये सिडको जो है वो उनकी हेल्प करता है ताकि वो अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें जम्मू एंड कश्मीर में भी और जम्मू एंड कश्मीर के बाहर भी. और इसका एक और एक्टिविटी क्या है? रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स. और उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन भी इसका एक एक्टिविटी है. ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो है लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, जो रिसेंटली लॉन्च हुई है जम्मू एंड कश्मीर में. यहाँ पे अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके जितनी भी आज तक हमने वीडियोस बनाई हैं और जितनी भी एग्जाम तक बनाएंगे उनका कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा. अब पढ़ेंगे हम लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो जम्मू एंड कश्मीर में चल रही हैं या रिसेंटली लॉन्च हुई हैं. और जो पहली स्कीम जो रिसेंटली लॉन्च हुई है वो पढ़ेंगे हम हौसला स्कीम. हौसला जो है ये लॉन्च की है स्कीम जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये लॉन्च की गई है 2021 में. और ये फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए है. इसमें सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं, बिजनेस वुमेन जो हैं वो एलिजिबल हैं. और इसका एम क्या है? प्रोमोटिंग देयर पोटेंशियल. उनमें जो पोटेंशियल है, उनमें जो टैलेंट है बिजनेस चलाने का, उसको प्रमोट करे, उसको और बढ़ाए. एंड
enable a wider reach of their products and services। और वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने बिजनेस में और सर्विसेज पैदा कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उनको वाइडर रीच मिले, मतलब उनको बड़ा मार्केट मिले, उनको और ज्यादा मार्केट मिले, ताकि लोग उनको देखें और लोग उनको खरीदें। और यहां पे एक बात याद रखने की है कि ये जो स्कीम है ये ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी तरफ से आई है, तो इनका मेन फोकस ऑब्वियसली ट्रेड पे ही होगा ना, खरीदो फरोख्त। तो इनका मेन फोकस क्या है? टू एनेबल ए वाइडर रीच ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच कैन सर्व एज गाइड फॉर अचीविंग सक्सेस इन देयर बिजनेस। मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, इस जो स्कीम है इसका मेन फोकस है कि ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑल एनकम्पासिंग प्रोग्राम बनाया जाए वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, जिससे क्या होगा कि वो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो उस प्रोग्राम को एज गाइडेंस की तरह ले, उसके हिसाब से चलें और बिजनेस में सक्सेस हासिल करें। इस स्कीम से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आप देख सकते हैं। एक्सेस टू फाइनेंस, मतलब उनको अगर लोन वगैरह की जरूरत है वो भी मिल जाएगी, बैंक्स के साथ टाइप्स हो जाएंगे। पॉलिसी इंसेंटिव्स, मतलब जो भी पॉलिसी बनी है, बहुत सी पॉलिसीज बनी है जैसे हमने पीछे भी देखा, उनके तहत भी जो भी इंसेंटिव्स हैं वो भी इनको मिलेंगे। क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम मिशन यूथ J&K, जो जम्मू एंड कश्मीर का मिशन यूथ है उससे भी क्रेडिट सपोर्ट, मतलब उससे भी लोन वगैरह मिल सकता है। एक्सेस फॉर सेलिंग प्रोडक्ट वाया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब जो मिंत्रा वगैरह है, अमेजन वगैरह, उनसे भी इनको एक्सेस दी जाएगी। और उसके बाद सेलेक्टेड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विल बी गिवन एक्सेस टू फ्री स्टॉल्स इन वेरियस एग्जीबिशंस टू शोकेस देयर प्रोडक्ट। मतलब क्या है, कुछ ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर जो ज्यादा काबिल हैं, जो ज्यादा जिन्होंने ज्यादा सक्सेस हासिल की है, उनको फ्री स्टॉल्स दिए जाएंगे ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करें। मतलब जो ये लगती है ना एग्जीबिशंस वगैरह, उनमें जो स्टॉल्स होते हैं उनके लिए जो भी वहां पे अपना प्रोडक्ट लगाएगा उसके लिए पैसा देना पड़ता है। लेकिन JK TPO जो है वो कुछ सेलेक्टेड एंटरप्रेन्योर, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होगी, उनको फ्री स्टॉल देंगे ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सके वैसी जगहों पे। समझ आया? नेक्स्ट स्कीम जो है वो है तेजस्विनी स्कीम, और ये तेजस्विनी स्कीम जो है ये भी 2021 में लॉन्च हुई। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो J&K मिशन यूथ है उसके तहत एक स्कीम है, और ये एक स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम है। मतलब जो भी इंसान एलिजिबल होगा इस स्कीम के तहत, वो इस स्कीम के तहत पैसा ले सकता है, फंडिंग ले सकता है और अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, स्टार्टअप खोल सकता है। और ये किन के लिए है? फॉर एडोलेसेंट एंड यंग वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT। ये भी एक वुमेन स्पेसिफिक स्कीम है जिसमें यंग वुमेन और एडोलेसेंट वुमेन जो हैं वो फंडिंग ले सकती हैं अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए, ताकि जो वुमेन हैं वो एम्पावर हो जाएं और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए थ्रू देयर ओन बिजनेस वेंचर्स। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा कि टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यंग वुमेन ऑफ 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज। जो भी औरत, एजुकेटेड औरत है 18 से 35 साल के बीच में, वो इस स्कीम के तहत फंडिंग ले सकती है अपना बिजनेस खोलने के लिए। टू सेट अप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट सुटेबल टू देयर स्किल्स, ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड एंड लोकल कंडीशन। मतलब क्या होना चाहिए कि जिसके लिए वो पैसा ले रही है वो ऑब्वियसली सूटेबल टू देयर स्किल, मतलब उनमें जो स्किल है उसके हिसाब से होना चाहिए, उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है उसके हिसाब से होना चाहिए, उनमें जो एप्टीट्यूड है, जो एबिलिटी है उसके हिसाब से होना चाहिए, और ऑब्वियसली लोकल कंडीशन जिसको फेवर करे वो बिजनेस होना चाहिए। तो उनके लिए जो औरतें हैं 18 से 35 साल तक, उनको जो है फंडिंग मिलेगी। तो इस स्कीम में क्या होगा कि जो भी औरत इसमें जो मतलब एलिजिबल होगी वो J&K बैंक से ले सकती है 5 लाख तक का लोन। और मिशन यूथ जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रोग्राम है वो इसको फंडिंग करेगा। वो कितनी फंडिंग करेगा? या तो 50,000 देगा या तो 10% जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, मतलब जो बिजनेस खोल रहे होंगे उसका 10% वो देंगे, या तो 50,000 या तो 10% प्रोजेक्ट का। और उसके बाद मिशन यूथ जो है वो और क्या करेगा कि इसमें जो इंटरेस्ट है उसको भी स्पॉन्सर करेगा। मतलब जो इस पे इंटरेस्ट देनी पड़ रही है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक से मिल रहा है ना इस स्कीम के तहत औरतों को लोन, तो जो उस पे इंटरेस्ट होगी उसको भी स्पॉन्सर कौन करेगा? मिशन यूथ। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये समझ लो आप, ये टेक्निकली एक इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम मिलेगी औरतों को। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है साथ। और साथ जो है ये है एक इनिशिएटिव किसका? JK रूरल लाइवलीहुड्स मिशन का एक इनिशिएटिव है, मतलब उनकी तरफ से लाई गई एक स्कीम है। और ये स्कीम क्या है? ये है रूरल वुमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2021।
मतलब ये जो प्रोग्राम है ये किन के लिए बनाया गया है, ये रूरल वुमेन के लिए बनाया गया है ताकि उनके एंटरप्राइज स्किल जो हैं, जो उनके बिजनेस स्किल्स हैं, उनको एक्सेलरेट किया जाए। इस प्रोग्राम से एक्सपेक्टेशन क्या है, इस स्कीम के मतलब एम्स क्या हैं, टू नर्चर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस, मतलब जो एंटरप्राइजेस रूरल एरियाज में हैं और वुमेन चलाती हैं उनको नर्चर किया जाए। नर्चर का मतलब होता है केयर करना किसी की, प्रोटेक्ट करना किसी को। थ्रू स्किलिंग मतलब कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उनको चलाया जाए, कैसे उनको नर्चर किया जाए कि जो वुमेन उनको चलाती हैं उनको स्किल सिखाए जाएं। स्किलिंग मतलब होता है स्किल्स को सिखाना, मेंटर किया जाए उनको, उनकी जो मार्केट लिंकेजेस हैं, ये मैंने बहुत बार समझाया है, तो उसको बढ़ाया जाए और जो रूरल एरियाज में बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको मजबूत किया जाए। ठीक है, उस तरीके से क्या किया जाए कि उन बिजनेसेस को नर्चर किया जाए। तो इस स्कीम में क्या किया जाएगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो वो औरतें हैं जो एक साथ मिलकर कोई बिजनेस चला रही हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह बिजनेस चला रही हैं, उनको क्या किया जाएगा कि मेंटरिंग की जाएगी उनकी, मतलब उनको गाइड किया जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी और हैंड होल्डिंग की जाएगी उनकी। मतलब समझ लो आप हाथ पकड़ के जैसे बच्चे को सिखाया जाता है ना लिखना, वैसे ही हैंड होल्डिंग उनकी की जाएगी। कैसे? इंटेंसिव ट्रेनिंग से उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग की जाएगी, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाएंगे ताकि उनके जो बिजनेस वेंचर्स हैं उनको अपस्केल किया जाए, उनके जो बिजनेसेस हैं उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट स्कीम जो है वो है मुमकिन, और मुमकिन स्कीम जो है वो भी एक लाइवलीहुड जनरेशन स्कीम है फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये कब लॉन्च की गई? ये भी 2021 में ही लॉन्च हुई है। और ये एक क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा, यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम अंडर मिशन यूथ। ये भी एक मिशन यूथ के अंडर प्रोग्राम है और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर का प्रोग्राम है। और याद रखना इसमें पार्टनरशिप में कौन है मिशन यूथ के साथ इस स्कीम के लिए? अशोक लेलैंड जो कंपनी है जो ट्रक्स वगैरह आपने देखे होंगे वो बनाती है, उन्होंने इस स्कीम के तहत पार्टनरशिप की है मिशन यूथ के साथ। ठीक है, और इस स्कीम में क्या किया जाता है कि जो भी यूथ हैं उनको स्मॉल कमर्शियल व्हीकल दिए जाते हैं ताकि वो डिसेंट अर्निंग जो है वो कमा सकें। और वो कैसे दिए जाते हैं? विद रीजनेबल सब्सिडीज, मतलब सब्सिडी वगैरह बहुत से इसमें जो इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह है और इसमें कैसे सब्सिडी दी जाती है कैसे नहीं, वो काफ़ी डिटेल है, वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, ना ही उतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझ लिए कि रीजनेबल सब्सिडीज दे के उनको क्या दिया जाता है? स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स, छोटे छोटे जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, ताकि वो अपनी कमाई कर सकें। और जो सब्सिडीज होंगी वो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेंगी और मैन्युफैक्चरर जो है उसकी तरफ से भी सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है परवाज। देखिए, परवाज नाम से दो स्कीम्स हैं। तो एक परवाज है जो जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर में सिविल सर्विस वगैरह की ट्रेनिंग के लिए कुछ कोचिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं। आप उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वीडियो के एंड पे वहां पे पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मैंने वहां पे दिया है। दूसरी स्कीम ये है परवाज, ये भी 2021 में लॉन्च हुई है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और ये एक मार्केट लिंकेज सपोर्ट स्कीम है। इसके तहत क्या करना है कि जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मतलब सेब वगैरह जो खराब होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में बनते हैं, उनको एयर कार्गो से बाकी जगहों तक पहुंचाया जाएगा और जो पहुंचाएगा उनको सब्सिडीज दी जाएंगी। मतलब जो इस बिजनेस में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, हॉर्टिकल्चर में हैं और वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं, उनकी प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको एयर कार्गो से वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए सब्सिडीज दी जाएंगी, है ना। और सब्सिडीज में फिर एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस वगैरह भी इसी में होंगे। समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट स्कीम क्या है? वो है राइज टुगेदर। और राइज टुगेदर क्या है? कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ 2021 में। और किस लिए लॉन्च हुआ? टू फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज फॉर यूथ इंटीग्रेटेड विद इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ लोकल सोशल सर्किट। मतलब क्या है इसका कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक इंडिविजुअल एलिजिबल नहीं है, एक इंडिविजुअल को कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि कम्युनिटी को फायदा होने वाला है। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप मिल के काम करना चाहते हैं उनको इस स्कीम के तहत मदद मिलेगी। तो क्या होना चाहिए? यूथ ग्रुप विद
मिनिमम 3 यूथ्स इज एलिजिबल फॉर दिस असिस्टेंस। अगर यूथ ग्रुप कोई है, वो मिलके कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो वो एटलीस्ट 3 बंदे मिलके कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उनको ये स्कीम के तहत फायदा मिलेगा। 3 या 3 से ज्यादा, अगर 3 से कम होंगे तो उनको इस स्कीम से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो इस स्कीम के तहत मिलेगी वो क्या है, आप 20 लाख तक लोन ले सकते हो। 3 जो बंदे हैं या 3 से ज्यादा, वो अपना बिजनेस खोलने के लिए 20 लाख तक बैंक से लोन ले सकते हैं अंडर राइज टुगेदर स्कीम। समझ आ गया आपको? तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्कीम्स को हम देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो हम पढ़ेंगे वो है नव परिवर्तन, और नव परिवर्तन भी 2021 में ही लॉन्च हुई है। ये जो है ये एक यूथ इनोवेशन प्रमोशन प्रोग्राम है। मतलब क्या है कि अगर यूथ कोई इनोवेशन कर रहा है, कोई नई चीज बना रहा है जो यूजफुल हो। इनोवेशन का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज बनाना, कोई नई चीज बनाना, क्रिएटिव चीज बनाना जो यूजफुल हो, जो अभी तक आज तक किसी ने नहीं बनाई है और जिसका इस्तेमाल भी हो। ऐसे नई चीजें तो बहुत बन सकती हैं, लेकिन यूजफुल चीज, ठीक है। तो उसको प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन से ही नई नई चीजें बनती है, इनोवेशन से ही डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो इनोवेशन को, यूथ जो इनोवेशन करेंगे उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम में क्या होगा, इनोवेशन प्रोजेक्ट्स हैविंग नोटेबल डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब ऐसे इनोवेशन प्रोडक्ट जिनमें काफी हद तक क्रिएटिविटी हो, नयापन हो, यूजफुलनेस हो इन द फील्ड ऑफ आर्ट, स्किल, क्राफ्ट, लिटरेचर, रिसर्च एंड साइंस विल गेट असिस्टेंस। मतलब ये जो फील्ड है, आर्ट, स्किल, क्राफ्ट, लिटरेचर, रिसर्च एंड साइंस, इनमें अगर आप कोई इनोवेशन कर रहे हो और उसमें काफी हद तक क्रिएटिविटी है, इनोवेटिवनेस है, तब जाके आपको इस स्कीम के तहत जो है वो असिस्टेंस मिलेगी। और कितनी असिस्टेंस आप ले सकते हो, 5 लाख रुपए तक आप इस स्कीम के तहत असिस्टेंस गवर्नमेंट से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है हिमायत, और हिमायत कोई रिसेंट स्कीम नहीं है, ये बहुत पहले की एक स्कीम है। और ये क्या है, ये है एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब क्या है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस हिमायत के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन कैसी ट्रेनिंग, प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग। मतलब ऐसी ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी फिर प्लेसमेंट कहीं ना कहीं की जाएगी। मतलब आपको छोटी मोटी या बड़ी सी कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी उस ट्रेनिंग के बगैर। प्लेसमेंट लिंक्ड है ना। और इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इसको कौन चला रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट, जो किसका यूनिट है, जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये किसका आउटकम है, मतलब ये किसकी रिकमेंडेशन से बनी हुई है, डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 2011 में, ये उसका आउटकम है। उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, बहुत सी रिकमेंडेशंस की थी। उनमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि जो भी ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट्स हैं, उनके लिए कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होना चाहिए वो लाइए, वो लागू कीजिए। तो ऑब्वियसली ये इंप्लीमेंट फिर 2011 से ही हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो यूथ हैं, जो ड्रॉप आउट्स वगैरह हैं, उनको फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी 3 से 12 मंथ के लिए। और रेंज ऑफ स्किल्स, मतलब बहुत से स्किल्स में जिनकी मार्केट डिमांड हो, ऐसे स्किल जो मार्केट में लगें। ये नहीं कि सिखा दिया और फिर उसका कोई काम नहीं है, बल्कि ऐसे स्किल जो लगते हैं मार्केट में, जो बिजनेस में आपको जॉब दे सकते हैं। और ट्रेनिंग के एंड पे आपको एश्योर्ड जॉब मिलेगी। मतलब पक्का है कि आपको कोई ना कोई छोटी से ही छोटी लेकिन जॉब तो मिल ही जाएगी आपको हिमायत में ट्रेनिंग करने के बाद। समझ आया? नेक्स्ट स्कीम जो है वो है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम बोलेंगे संकल्प। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसकी फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन सेंटर करता है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें फंडिंग सेंटर भी करता है कुछ, और स्टेट या यूटी भी करती है, और इम्प्लीमेंटेशन भी मिलके करते हैं। तो ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक और बात देखने की है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है इस स्कीम को चलाने के लिए। यह स्कीम किस लिए बनाई गई है, टू इंप्रूव स्किलिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मतलब क्या है कि इस स्कीम के तहत आपको कोई डायरेक्टली स्किल नहीं सिखाया जाएगा,
बल्कि स्किलिंग के तरीके को इंप्रूव किया जाएगा। जहां पे आप स्किल ले रहे हो उस इंस्टीट्यूट को इंप्रूव किया जाएगा, जिस तरीके से जिस प्रोग्राम से आप स्किल ले रहे हो उसको इंप्रूव किया जाएगा। समझ आ रही है आपको? ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की एक स्कीम है। ठीक समझ आया? ये जो स्कीम है ये 2018 में लॉन्च की गई और इसका एम क्या है कि जो मैंडेट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का उसको इंप्लीमेंट करना, उसको लागू करना। और इस स्कीम के तहत 4 इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है कि क्या क्या करना चाहिए, इस स्कीम के तहत क्या क्या किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है जो स्किल डेवलपमेंट का काम करता है, जो लोगों को स्किल देता है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट यूटी लेवल पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जिस प्रोग्राम के तहत भी आप स्किल ले रहे हो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाया जाए। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन स्किल डेवलपमेंट, मतलब वो पॉपुलेशन जो अलग थलग होती है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती है, उसको भी स्किल डेवलपमेंट के अंडर लाया जाए, उसको भी स्किल सिखाए जाएं। और एक्सपेंडिंग स्किल्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं स्किल डेवलपमेंट के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चले, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी होती है और प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें होते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब दोनों मिलके काम करते हैं, वैसे प्रोजेक्ट। समझ आ रही है आपको? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है या कोई भी इकोनॉमी जो होती है उसका जो तीसरा सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का थर्ड सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर, जिसको टर्शियरी सेक्टर भी बोला जाता है। टर्शियरी वर्ड का मतलब ही होता है थर्ड इन ऑर्डर, थर्ड इन इंपॉर्टेंस, तो ये थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, जिसमें एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज आती हैं, और उसके बाद होता है सेकेंडरी, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, और थर्ड हुआ सर्विस सेक्टर। और इस सेक्टर की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं, बल्कि यहां पे सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। गुड्स का मतलब क्या है? जैसे आपने मोबाइल फोन बनाया बेचने के लिए तो उसको गुड बोला जाता है, मतलब कोई भी चीज जो आप बेचने के लिए बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, उसको बोलते हैं गुड्स। जैसे आपने बैग बनाया, पेंसिल बनाई, गाड़ियां बनाई, उनको बोलेंगे गुड्स। तो यहां पे गुड्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं, सर्विसेज, सेवाएं प्रोड्यूस होती हैं। जैसे बैंकिंग की सर्विस, बैंकिंग सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। ठीक है, तो यहां पे गुड्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। और सर्विसेज को इनविजिबल गुड्स भी बोला जाता है, क्योंकि जब भी आप सर्विस लेते हैं तो वो सर्विस आप देख नहीं सकते हैं, है ना। जैसे आपने किसी टीचर से पढ़ाई की तो वो पढ़ाई आपको दिखती नहीं है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए तो उससे आपने एडवाइस ली तो वो आपको एडवाइस दिखेगी नहीं, आपने क्या लिया? आपने सर्विस ली उससे। ठीक है, तो तभी इनको इनविजिबल गुड्स भी बोला जाता है। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहां पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज मिलेंगी, जैसे ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ डिवेलिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एटसेट्रा। और कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिन पे अभी जो गवर्नमेंट है वो खास फोकस रख रही है, जैसे IT एंड ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, या फिल्म टूरिज्म, या वैसे ही एक सर्विस है जैसे हेल्थ केयर की सर्विस। इनके लिए अलग अलग से पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं फोकस में हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के। तो कहने का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, अगर हम देखें तो सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ स्टेट इनकम हैज़ अंडरगोन कंसिडरेबल चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है इसका? सेक्टोरल कंपोजिशन मतलब कि कौन सा सेक्टर कितनी कंट्रीब्यूशन करता है किसी स्टेट, किसी यूटी की GSDP में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो ये सेक्टोरल कंपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर के केस में बहुत चेंज हुआ है। अगर आप प्राइमरी सेक्टर देखोगे तो उसकी कंट्रीब्यूशन GSDP में बहुत ही कम हो गई है, 15% के आसपास रह गई है। सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो ये लगभग 20-25 के आसपास इसकी कंट्रीब्यूशन रह गई है। और अगर हम सर्विस सेक्टर देखें तो इसमें काफी इंक्रीज हुआ है। आप देखिए लगभग 60% जो कंट्रीब्यूशन है GSDP में जम्मू एंड कश्मीर की वो सर्विस सेक्टर से ही आती है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो इनकम आती है वो 60% जो है वो सर्विस सेक्टर से ही आती है।
ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर बन गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो वहां पे भी लगभग ऐसा ही सिनेरियो है कि सर्विस सेक्टर जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और आप यहां पे भी देख सकते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोथ अमंग द 3 सेक्टर्स, इसमें सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ हुई है। आप अगर देखोगे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब क्या है कि 10 सालों का ग्रोथ रेट 2011 से लेके 2020 तक अगर आप इसका ग्रोथ रेट देखोगे तो 10% के आसपास है, मतलब 10% से ये बढ़ा है 10 सालों में। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर हैज बिकम बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीएसडीपी, जैसे हमने पढ़ा। और अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को देखें जो 2019-20 का रिलीज किया है यूनियन गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो जम्मू एंड कश्मीर है वो 8वें नंबर पे आता है सारी स्टेट्स और सारी यूटीज को मिला के। 58.3% जो थी वो सर्विसेज की कंट्रीब्यूशन थी जम्मू एंड कश्मीर की जीएसडीपी में 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और इसमें जो है शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है, खासकर अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में जो लोग हैं वो अब सर्विस सेक्टर में ही अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं और वहां पे ही अवेलेबल भी हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट सेक्टर सर्विस सेक्टर का देखेंगे जो है टूरिज्म। अब हम थोड़ी सी नजर डालेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, उस पे। और हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि टोपोग्राफिक डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, कहीं पे पहाड़, कहीं पे प्लेन, कहीं पे ऊंचे पहाड़, कहीं पे नीचे पहाड़, तो ऐसी टोपोग्राफिक डाइवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत है। उसके बाद प्रिस्टीन नेचुरल ब्यूटी और बहुत से रिलीजियस श्राइन्स भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे। नेचुरल ब्यूटी के अलावा जम्मू कश्मीर में आपको एडवेंचर टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। कैसे? ट्रैकिंग की शक्ल में, स्कीइंग में, पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग, एंगलिंग, एंगलिंग का मतलब होता है मछलियां पकड़ना, जो रॉड से मछलियां पकड़ते हैं वो, राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग, इनकी शक्ल में आप यहां पे एडवेंचर टूरिज्म भी कर सकते हैं। तो जो टूरिज्म सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा सेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसकी वजह से ये ऑब्वियसली मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होगा। और फॉरेन एक्सचेंज, मतलब यहां पे डॉलर्स वगैरह जो बाहर की करेंसी है वो भी इसकी वजह से काफी आती है जम्मू एंड कश्मीर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इसकी वजह से होता है। तो जो टूरिज्म सेक्टर है वो 7% की लगभग जो जीएसडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन करता है और लगभग 1 लाख लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो अब हम इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, जो है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी 2020। ये जो पॉलिसी है ये दिसंबर 2020 में नोटिफाई की गई और ये 10 साल तक इन्फोर्स रहेगी, यानी इफेक्टिव रहेगी। तो इस पॉलिसी के गोल्स क्या हैं? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इस पॉलिसी से चाहता क्या है? टू बिकम मोस्ट प्रेफरेबल ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया बाय 2025। मतलब J&K को ये ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये मोस्ट प्रेफर्ड, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब जहां पे हर सीजन में टूरिस्ट आए वैसी डेस्टिनेशन बनाना है फॉर डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी 2025 तक। दूसरा पॉइंट क्या है? टू अचीव CAGR ऑफ 8% फॉर डोमेस्टिक एंड 5% फॉर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर बाय 2025। मतलब क्या है कि आज के मुकाबले जो 2025 तक टूरिज्म में ग्रोथ होगी वो डोमेस्टिक के मामले में 8% होनी चाहिए। मतलब आज जितने टूरिस्ट आते हैं उसके मुकाबले 8% ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो आने चाहिए 2025 तक, और 5% जो हैं वो ज्यादा आने चाहिए फॉरेन टूरिस्ट 2025 तक। और अगर हम देखें कि 2035 तक का जो इन्होंने टारगेट CAGR रखा है वो 10% है डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए और 7% जो है वो फॉरेन टूरिस्ट के लिए है। उसके बाद ये जो पॉलिसी है इसका एम है कि नेक्स्ट 5 सालों तक हर साल 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में, और हर साल 50,000 लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट हो वो इस सेक्टर में मिले। उसके बाद अगले 10 सालों में 4000 टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाए, मतलब जैसे होटलियर्स होते हैं वगैरह जो हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो अच्छी से सर्विस दे पाएं। उसके बाद टू प्रमोट सिटी वाइज इवेंट्स, फेस्टिवल्स, मतलब सिटी वाइज इवेंट हो, फेस्टिवल हो विद ए प्री डिटरमाइंड कैलेंडर, मतलब पहले से ही कैलेंडर हो उसी के हिसाब से, एंड प्रमोटिंग सेम एट नेशनल लेवल एंड
इंटरनेशनल लेवल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी इवेंट्स वगैरह किए जाएं ताकि जम्मू एंड कश्मीर के जो टूरिज्म ब्रांड है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो कुछ प्रोविजंस भी हम देखते हैं अब कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है वो क्या करेगा कि जितने भी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में स्टैंडर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कराएगा। ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, सीवरेज सिस्टम वगैरह वगैरह, पार्किंग वगैरह दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो पीपीपी मोड से चलाए जाएंगे। पीपीपी मोड मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको मैंने थोड़ा सा पीछे भी आपको समझाया था। उसके बाद बहुत से किस्मों का टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर में जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, जैसे एडवेंचर टूरिज्म, हॉर्टिक टूरिज्म, सैफरन टूरिज्म, एंगलिंग, गेम फिशिंग, कल्चरल टूरिज्म, माइस एटसेट्रा। माइस का मतलब क्या होता है? मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन टूरिज्म, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर का जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए ऑर्चिड टूरिज्म वीक को ऑर्गेनाइज किया जाएगा ट्वाइस अ ईयर, जब आलमंड्स वगैरह, एप्पल्स वगैरह पकेंगे, राइपनिंग होंगे। और इस पॉलिसी के तहत बहुत से फिस्कल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे जैसे होटल्स वाले हैं, रिजॉर्ट वाले हैं, उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी खत्म होता है। अब इस स्लाइड पे और इसकी अगली स्लाइड पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इनको पढ़ना आपके लिए जरूरी है ताकि एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। आप वीडियो को पॉज करके इनको और अगली स्लाइड पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उनको देख सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।